Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. While you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23717117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारी दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा। Dhanyavad, Vishal. Yes, the headlines. Domestic stocks witnessed modest gains even as global cues were negative. Sensex climbs to 57,261. Nifty rises to 17,054. Rupee weakens 22 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices rebound 5% to trade at $76 per barrel. कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में हल्की बढ़त। सेंसेक्स 57,261 और निफ्टी 17,054 पर हुए बंद। रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 22 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चा तेल 5% की तेजी से $76 प्रति बैरल पर पहुंचा। शुरुआत शेयर बाजार से करते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज हल्की बढ़त रही। एशियाई शेयर बाजारों के कमजोर संकेतों के बावजूद घरेलू बाजारों में बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.27% की तेजी से 153 अंक चढ़कर 57,261 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.16% की वृद्धि से 28 अंकों पर 17,054 दर्ज हुआ। व्यापक बाजार का प्रदर्शन सेंसेक्स से कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.93% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.9% के नुकसान में रहे। And now we are joined by Hasmukh Dedia. I hope I've got the name right, from Mumbai. Right. Right? Okay, good. Yes, Hasmukh ji, सवाल पूछिए अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग जी। मेरा प्रश्न यामिनी जी से ये है कि अभी जो नया वायरस का वेरिएंट मिला है, इसके बाद में जो दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक है, चाहे अपनी आरबीआई हो या फेड बैंक, उनके पास में क्या क्या हथियार बचे, क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं ताकि वो इस वायरस से लड़ सके। थैंक यू। जी देखिए, अभी इस वायरस की पूरी स्थिति जो है पता नहीं है कि वो कितना डेंजरस है और कितना अफेक्ट करेगा इकोनॉमी में और उसके तहत कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। जैसे जैसे वो स्थिति ज्यादा साफ होगी तभी सेंट्रल बैंक्स का रोल स्टार्ट होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का रोल प्लेस होगा।
अगर वायरस रिस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन करता है तो अकोमोडेटिव स्टांस हम देखेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन नहीं होती और रिकवरी का फेज जैसा चल रहा है वैसे चलता रहता है तो सेंट्रल बैंक्स जैसे अभी अपनी स्थिति पर हैं कि वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेंगे, तो वहां पे देखा जा सकता है। Right, let's take a look at the stocks now in English. The Sensex and the Nifty today witnessed modest gains. Both stocks rose even as the cues from other Asian equity markets were negative. The BSE Sensex appreciated 153 points or 0.27% to trade at 57,261. The NSE Nifty also surged 28 points or 0.16% to trade at 17,054. In the broader market at BSE, the mid-cap and the small-cap indices plunged, underperforming the Sensex. The mid-cap index declined 0.93% and the small-cap index tumbled 1.9%. In the Sensex pack, shares of 13 companies gained while 17 logged losses. Kotak Bank was the top gainer as it surged 2.9%, followed by HCL, which gained 2.3%. TCS closed 1.6% up, while Titan and Bajaj Finance both added 1.4%. On the other side, Sun Pharma plunged 2%. NTPC and Axis Bank shares tumbled 1.7%. Nestle India rose 1.4% and Bajaj Auto declined 1.3%. In sectoral indices, 13 out of 19 sectors logged gains. Tech and IT both logged gains 0.7% and consumer durables climbed 0.5%. On the other hand, utilities plunged 2.6%. Realty and power both tumbled 2%. Oil and gas slipped 1.5%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 966 companies gained while 2,435 fell. Shares of 174 companies remained unchanged. जी, और अब कोलकाता से हमारे एक श्रोता फोन पर हैं, अतानु साहा अपने सवाल के साथ। जी अतानु जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। Good evening. I'm calling from Kolkata. My name is Atanu Saha. Good evening to everybody. My first question is please explain with some examples. Thank you. Can you please repeat the question? My question. Your voice is cracking, Atanuji. Yes. PPP model. PP, public participation. Matter of. Please explain example. Public-private participation is a model whereby both public sector and private sector come and join hands together and undertake a particular activity. Whereby we've seen in infrastructure development or in many other sectors where there was initially no capital, the government had spent a lot of money in building that particular sector. But since the private players have emerged where there have been capital availability there, they have been invited to come and participate in providing technology or providing the necessary support so that both of them can work together and achieve more efficiency in the development of the particular sector. All right, we are now joined by Satish from Delhi. Yes. मैडम, क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक का 2018 का क्रिप्टो करेंसी पे वो एक गलत डिसीजन था? और दूसरा, अब ऐसा क्या हो गया कि भाई ये इसको बिल में कानूनी जामा पहनाया जा रहा है? और मैडम, अब जो ये बैंकिंग पे बिल आ रहा है, इस पे क्या बदलाव होएगा? कौन से बैंक बोल रहे प्राइवेटाइजेशन होने वाला है? मैडम, इसका बताइएगा। धन्यवाद। जी देखिए, आरबीआई ने पहले भी आगाह करा था कि जो लोग निवेश कर रहे हैं वो निवेश ना करें और जो बैंक्स हैं उनको निवेश करने से मना किया था। क्रिप्टो करेंसीज पे अब जो भी आ रहा है वो इस संदर्भ में आ रहा है कि बहुत सारे रिटेल प्लेयर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए, उनकी सेफ्टी को देखते हुए ये लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है। जी, हरीश गुप्ता दिल्ली से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी हरीश जी, नमस्कार। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को थोड़ा एक्सप्लेन करना। जी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आप आगे कुछ समय के आगे 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, जिसको आप
आज ही उसकी जो प्राइस है वो डिटरमिन कर लेते हैं और वो आगे फ्यूचर में उसे बेच पाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फ्यूचर में उसे खरीदें या बेचें। ऑब्लिगेशन नहीं होती जो ऑप्शन राइटर होता है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। जो बायर होता है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती। What are put and calls in future and option? Put is to sell and call is to buy. So that these are two different options that are there. We are now joined by another regular listener of ours. Ratnakar is calling from Mumbai. जी रत्नाकर जी सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि जब पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखता है तभी वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या, वो एक सवाल है। और आइडियल पोर्टफोलियो में कितना स्क्रिप्ट रहना चाहिए और आने वाले समय में कौन से सेक्टर फायदेमंद रह सकते हैं? जी, आइडियल पोर्टफोलियो में 2 से पूरी मार्केट भी रह सकती है, पर ये निर्भर करता है कि आप कितनी डाइवर्सिफिकेशन कितने स्टॉक्स के साथ कर पाते हैं। आइडियल पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आप मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न ले पाते हैं। कभी भी पोर्टफोलियो में अगर सिर्फ प्रॉफिट देख करके आप बेचेंगे खरीदेंगे तो आप मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। ये देखना जरूरी है कि आप मार्केट को कब टाइम कर सकें और कब उसे खरीद करके बेच के ऐसे मैक्सिमम प्रॉफिट अपने लिए अडॉप्ट कर सके। राइट, वी नाउ हैव चूड़ीवाला जी फ्रॉम मुंबई। जी हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। जी सवाल पूछिए जी। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जैसे बैंक में अभी हम लोग को एफडी वगैरह दी जाती है और पासबुक वगैरह दी जाती है रिटर्न, तो अभी क्या डिजिटल निकला, तो डिजिटल में भी मिलती है क्या ये एफडी की सर्टिफिकेट वगैरह? जी, जब आप डिजिटल में नेट बैंकिंग के द्वारा जाते हैं तो नेट बैंकिंग में आप अपने अकाउंट की समरी देख सकते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं और वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। जी, पालघर से भीम सिंह सवाल के साथ हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी, भीम सिंह जी नमस्कार। हाँ प्रणाम, मैं भी आप लोगों के एरिया का फाइनेंस का आदमी हूँ। जी बताइए। तो मेरी समस्या को थोड़ा सा समझ लीजिए और दूर कर सकते हो तो कर दीजिए। हेलो। जी जी हाँ, बताइए। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी कंफ्यूजन है। मैंने 10, 20, 50 ऐसे न्यूज़पेपर ये सब पढ़ लिया, समझ में कुछ आता नहीं। जलेबी जैसे लेख होते हैं। हु इज ऑर्गेनाइजिंग इट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज ओनर, हाउ इज ऑपरेट्स, nobody is able to explain. सब जलेबी जैसे लिखते जाते हैं। तो if you can enlighten me, it is responsibility of the team to highlight the people, how it operates, who is the owner, what is the risk. जी देखिए, इसका कोई भी ओनर नहीं होता और इसका कोई भी सोर्स नहीं है जहां से ये आती है। क्रिप्टो करेंसी जो है एक ब्लॉकचेन के माध्यम से माइन की जाती है और इसको फिर प्रोड्यूस किया जाता है और ट्रेड किया जाता है। इसकी मान्यता ये होती है कि क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसको पेमेंट टर्म्स में एक्सेप्ट करने को तैयार है तो वो आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जैसे आपका पेपर करेंसी जिससे आप करेंसी को करते हैं वो एक लीगल टेंडर है जो गवर्नमेंट गारंटी करती है या आरबीआई गारंटी करता है कि वो आपको देगा। इसके अगेंस्ट कोई भी गारंटी नहीं करता, पर क्योंकि दूसरा व्यक्ति इसको मान्यता देता है कि मैं इसको लेने को तैयार हूं, इसलिए इसकी जो है मान्यता रहती है। ये खास तौर पे इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये रेगुलेशन के बाहर रहती है और जिन लोगों को रेगुलेशन के बाहर कार्य करने होते हैं, कुछ खरीदना होता है, बेचना होता है या टैक्स भी बचाना होता है, तो वो इसमें ज्यादातर ट्रेड करते हैं। और क्योंकि आजकल इसकी प्राइसेस काफी अच्छी जा रही हैं, उस मुनाफे की वजह से भी इसमें ट्रेड करते हैं। I believe mining of cryptocurrency is hugely electricity consuming, and probably 10 crore people in India have invested in cryptocurrency. Well, a lot of people have now invested in cryptocurrency, so there needs to be a safeguard that needs to be there to ensure that the hard-earned money of people does not go wasted. Exactly, yeah, some kind of regulation. यहाँ लेंगे कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जरा एक्सप्लेन तो करिए।
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी क्रिप्टो करेंसी की, और अब आइए बात कर लेते हैं आज डोमेस्टिक करेंसी का प्रदर्शन कैसा रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 22 पैसे कमजोर हुआ। आज रुपया $1 के मुकाबले 75 रुपए 9 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.11% बढ़कर 96.19 पर कारोबार कर रहा था। भारत भूषण दिल्ली से हमारे कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, भारत भूषण जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। और यामिनी मैडम थोड़ा विस्तार में बताइएगा मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ महत्वपूर्ण चीजें जो सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। मैम कोई भी कंपनी जब IPO लाती है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम भारत भूषण है, भारत भूषण कंपनी है, मान लीजिए मैं IPO लाना चाहता हूँ, मैंने सेबी में फाइल डाला कि 500 करोड़ का IPO ला रहा हूँ और मेरा प्राइस बैंड 500 रुपया होगा या 1000 रुपया होगा। ये प्राइस बैंड डिसाइड किस बिहाफ पे होता है, कैसे डिवाइड करते हैं IPO के लॉट से या नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू से? थोड़ा विस्तार में बताइएगा मैम, धन्यवाद। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी देखिए, प्राइस बैंड आपकी जो एवरेज प्राइस होती है 6 मंथ्स की, उस पर डिपेंड करता है। वरना आप बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर प्राइस पर जो है आप IPO लाना चाहेंगे। ओवरऑल जो आपकी एवरेज 6 मंथली प्राइस होती है, उसी पर ज्यादातर देखा जाता है कि ये प्राइस बैंड रखा जाए। जी, और यहाँ डॉक्टर यामिनी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत लोग अप्लाई करते हैं IPOs में शेयर के लिए, लेकिन अलॉट बहुत कम लोगों को पाते हैं। तो ये जो शेयर अलॉट्स होते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है? जी ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होते हैं। जितने इन्वेस्टर्स जितने शेयर्स के लिए अलॉटमेंट मांगते हैं, उन्हें जिन्होंने जितना मांगा होता है और जो शेयर्स को अलॉट किए जाते हैं, उस प्रोपोर्शन के अंदर उसे अलॉट कर दिया जाता है। Right. Now we have online Nipun Vashisht who's calling us from Ghaziabad. जी निपुण जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी रिसेंटली मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है और दोनों चीजों में मतलब निफ्टी 20 भी और एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी मैं SIP कर रहा हूँ। तो मैम मैं अगर इन दोनों में से किसी एक में जाना चाहूँ जिसमें कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और भी लाइक लॉन्गर होराइजन मतलब 10-15 साल के लिए, तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा मैम इनमें से? जी हमारा कार्यक्रम आता है संडे को म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। आप वहाँ अपना सवाल पूछे तो आपको ज्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। Right. Now we have Indrajit online calling us from Jhajjar. जी इंद्रजीत जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग टीम। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो बेंच क्रूड का प्राइस डेली चेंज होता था और हमारे पेट्रोल डीजल भी डायरेक्ट चेंज होते थे, लेकिन अब जब से 82 से अब 72 पे आ गया है बेंच क्रूड, लेकिन डीजल और पेट्रोल फिक्स करना। जी क्रूड प्राइसेस, जी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस क्रूड ऑयल इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करती है और जैसे जैसे वो बदलती हैं वैसे वैसे यहाँ पे भी बदलाव नजर आता है। जो टैक्सेस होते हैं वो सेम रहते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो। स्टेट वैट पे और सेंट्रल पे आपके जो एक्साइज है वो पर जो भी प्राइस फिक्सेशन होता है वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल बैरल प्राइस पे होता है। जी, और अब बात करते हैं एशियाई बाजारों की। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका और विदेशी निवेशकों के बाजार से पूंजी निकालने के बीच आज एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट रही। जापान का निकेई सूचकांक 1.6% लुढ़क गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 1.4% की गिरावट रही। हांगकांग का हैंगसेंग 1% गिरा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% फिसल गया, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स गिरावट के साथ लगभग पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान बढ़त में चल रहे थे।
लंदन के फुटसी 100 में 1.1% का उछाल आया। फ्रांस का कैक 0.9% चढ़ा और जर्मनी का डेक्स 0.5% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। We now have Gopal calling us from Mumbai. जी गोपाल जी, सवाल पूछें। जी मारते जी को नमस्कार। मेरे 2 सवाल है। पहले सवाल सुन ले और मैं आपका जवाब रेडियो पे सुनता हूँ, तो प्लीज मेरे पहले सवाल सुन लीजिए। पहला सवाल है कि जो सरकारी बैंकों में गवर्नमेंट ने कहा कि इनका 5 लाख करोड़ एनपीए रिकवर हो चुका है, अब लगभग एनपीए ना के बराबर है। उसके बाद भी सरकारी बैंकों की फिर से धुलाई होनी चालू हो गई। पहले ही सरकारी बैंकों में रिकवरी नहीं, थोड़ी बहुत रिकवरी हो गई थी, उसको फिर से भटकने को चालू कर दिया। जो बेचारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो कहाँ जाए, पहले ये बताइए सरकारी बैंकों का। दूसरा सवाल ये है, सैटरडे को जो कोहली साहब ने कहा कि जो मार्केट में जो भूचाल आया उसमें 16 लाख करोड़ आदमी के छूमंतर हो गए, और आज आज भी मिड कैप स्मॉल कैप की धुलाई हो गई, और आज कितना और लॉस हुआ गवर्नमेंट ये पब्लिक का इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बताइए। जी देखिए, जब ये आंकड़े आते हैं कम होने के या ज्यादा होने के, ये नोशनल होते हैं। आपके पैसे कितने कम या ज्यादा होते हैं वो इस पे निर्भर करता है कि आपने किस समय पे निवेश किया था और कितने पे निवेश किया था। उसको देखते हुए अगर आप उसको लिक्विडेट करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, उस पे लॉस या प्रॉफिट डिफाइन होता है। जब आप आंकड़े पढ़ते हैं कि 16,000 करोड़ या इतने करोड़ चले गए हैं, तो वो नोशनल लॉस जो है लॉस नहीं माना जाता। जहां तक पीएसयू बैंक्स की बात है, वहां पे अगर आप देखें गवर्नमेंट ने मर्जर्स किए थे ताकि बैंक्स की स्थिति संभले, कैपिटल इन्फ्यूजन भी किया था, वहां पर भी जो है कोशिश की थी कि कैपिटल इन्फ्यूजन से जो है बैंक्स की स्थिति संभले। पीएसयूज में अब डिसइन्वेस्टमेंट्स की भी बात हो रही है, वो ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको फाइनली एक वैल्यू रिटर्न मिले। इसी सभी को देखते हुए ये सब एक्शंस लिए गए, और जब तक आप खरीदते और बेचते नहीं हैं तब तक आपका कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं होता। Also, the merger of banks was done to improve the health of the banks. Improve the overall financial stability of the banks. Right. Let's go in for a second break, another break, friends, and we'll be back very soon. Stay tuned. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back, friends. Let's carry forward. We are now joined by Gaurav from Ghaziabad. Yes, Gaurav ji. जी। हाँ, नमस्ते मैडम, नमस्ते यामिनी जी। मेरा सवाल थोड़ा कृषि जगत का है, क्योंकि वो सोमवार को हरिवंश जी आते हैं पर शायद आज वो नहीं है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। फर्टिलाइजर पे अभी इतना बुरा हाल है कि 45 किलो की जो DAP की बोरी हो 1500 रुपये में खरीदनी पड़ रही है, 1200 रुपये की उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ऐसा ही यूरिया का हाल है, 166 का प्राइस 400 रुपये करना पड़ रहा है। क्यों हमारी सरकार ये सब कानून और कृषि लगाने के बजाय वो अगर फर्टिलाइजर का प्लांट लगाते जिससे हमारा इम्पोर्ट कम होता, 1/3 ऑफ आवर फर्टिलाइजर वेर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया, जापान, मोरक्को, ओमान। So why go for bullet train? Why go for statues? And better go for these all import substitutes, 1/3, and we are a farming country. So is government doing something on this fertilizer plant? Because we need to be self-sufficient in this, and this is one of the basic needs we have to eat first. जी देखिए, सरकार ने जब पिछले सत्र का बजट लाए थे तो वो एक 16 पॉइंट एजेंडा लाए थे फार्मर्स के लिए, जिसके अंदर सिर्फ फार्मिंग को नहीं पर बाकी सभी उनके चीज़ों को देखते हुए और मद्देनजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में इरिगेशन से लेकर के आपके बाकी सभी पे बिंदुओं पर जो है बहुत सारी बातें कही थी। आपके फर्टिलाइजर्स में काफ़ी हद तक सब्सिडी दी जाती है, कोशिश किया जाता है कि फार्मर्स की मदद की जाए।
कोशिश ये भी की जाती है कि जो उनकी और बुनियादी ज़रूरतें हों, चाहे वो इरिगेशन को लेकर के हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज को लेकर के हो, चाहे कोई और भी दिक्कतें हों, उनके केंद्र बिंदु पे वो करें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो कृषि के जो एसोसिएशंस हैं और जो हेड्स हैं वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए और इन्हीं केंद्र बिंदुओं पर दर्शाते हुए सरकार के दिशा निर्देश को देखें। Yes, and the government is trying to promote zero-budget farming, which itself will reduce the fertilizer bill because that means including all the ancient methods which we've been following over the years. Manure के ऊपर और बायो फर्टिलाइजर के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन है जो हमारे पहले ट्रेडिशनल फॉर्म्स में भी यूज होती तो कमी जरूरत हो और भी अच्छा है, जरूरत ही कम पड़ेगा फर्टिलाइजर। जी, अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि सरकार ने महंगाई कम करने के लिए आपूर्ति से जुड़े कई उपाय किए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद कर घटाकर 5 और 10% कर दिया है। इसे देखते हुए कई राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कमी लाने के लिए मूल्य वर्धित कर वैट घटाया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने विश्व के बड़े ऊर्जा उपभोग वाले देशों के साथ विचार विमर्श के बाद पेट्रोलियम पदार्थों के अपने रणनीतिक भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने का निर्णय लिया है। A look at the oil now. Well, oil today rebounded by almost 5% to trade around $76 a barrel as some investors viewed Friday's slump in oil and financial markets on concern about the Omicron coronavirus variant as overdone. In intraday trade, Brent crude was trading around $76 per barrel, while WTI crude prices were at $71.50 per barrel. और अब सोने की बात कर लेते हैं। गोल्ड की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर में आपूर्ति वाला सोना 230 रुपए महंगा होकर 47,815 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 465 रुपए की मजबूती से 62,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना बढ़त के साथ $1,794.60 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। We now have K. Roy online from Bilaspur. जी मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हेलो। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ही था कि जैसे जो हमारी रेगुलर करेंसी है वो तो अभी रनिंग में है, लेकिन करेंसी भी इन फ्यूचर ये लीगल टेंडर हो सकता है क्या? और सेकंड क्वेश्चन ये है, ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, तो समझिए। थैंक यू जी। देखिए, अभी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना जाए, क्योंकि इसके ऊपर काफी हद तक सहमति है कि ये एक करेंसी ऐसी है जिसका कोई सोर्स नहीं है और कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो ये कभी भी लुप्त हो सकती है और इसके पीछे नहीं जाया जा सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मान्यता बन रही है इसे लीगल टेंडर बनाने की। जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक बैंक बना दिया जाता है जिसमें एनपीएस वो बैंक खरीद लेता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट और इन्वेस्टर्स को जो उसे खरीदने को तैयार हों। ये एक प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन के नाम से जाना जाता है और जो एनपीएस को बैंक की बैलेंस शीट से हटा करके ट्रांसफर करता है और फायदा पहुंचाता है उन बैंकों को। Right, we would have loved to go on, but Gautam has been waiting and he's called us from Delhi. But Gautam, sorry, we wouldn't be able to take your call because of paucity of time. And before we end the program, here's a look at the headlines. Domestic stocks witnessed modest gains even as global cues were negative. Sensex climbs to 57,261. Nifty rises to 17,054. Rupee weakens 22 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices rebound 5% to trade at $76 per barrel. डॉक्टर यामिनी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और श्रोताओं के सवालों के इतने आपने अच्छे से जवाब दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। And on that note, it's time for us to bid adieu. This is Lalima Aneja Dang and my co-anchor Vishal Sharma saying namaskar. We shall be back soon tomorrow at 3 o'clock and of course at 6:30 on Market Mantra. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्रा ब्रॉट टू यू बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra